हाँ जी, सभी को नमस्कार। आप सभी अच्छे हो? तो साथियों, हम जो आज जिस मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, वो मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया का एक ऐसा सनसनीखेज मुद्दा है। जैसे हम बार बार आपको ये बताते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी कोई अगर नई चीज़ें घटित होती है तो हम उसके मल्टी डायमेंशन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उस इंडो पैसिफिक रीजन से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जो है मध्य पूर्व के अंदर, जो है तुर्की। तुर्की ने अभी अभी एक बयान दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर तुर्की ने बहुत ही टफ स्टैंड भारत के विरुद्ध लिया है। तब से भारत इस मध्य पूर्व के क्षेत्र में, खासकर भूमध्य सागर के इलाके के अंदर, तुर्की के खिलाफ एक लामबंदी बैकडोर से या सामने से कर रहा है। जब हमने मालदीव का वीडियो पढ़ा था, आपको समझाया था, तब मैंने बताया था कि मालदीव के राष्ट्रपति का पहला दौरा कहाँ हुआ? तुर्की। ऐसे ही जब मालदीव के अंदर चुनाव अभियान चल रहा था तो एंटी इंडिया कैंपेन चल रहा था। तो मैंने आपको उन दोनों वीडियो के अंदर बताया था, जो चुनावी कैंपेन चल रहा था वो भी, और जब मालदीव के राष्ट्रपति तुर्की दौरे पे गए थे। मैंने कहा ये एक नया कनेक्शन बन रहा है, ये एक नया गठजोड़ बन रहा है। मालदीव, पाकिस्तान, चीन और आपका तुर्की, जो अब इन दिनों सुर्खियों के अंदर है। ये 3 देश हो गए, ये 4 देश हो गए। इसके साथ साथ इनका एक साथी और है जो है अजरबैजान। अजरबैजान और आर्मेनिया देश के अंदर लड़ाई रहती है। उस लड़ाई में भारत किसका साथ देगा? आर्मेनिया का। तुर्की किसका साथ देगा? अजरबैजान का। ठीक 1-2 साल पहले तुर्की और ग्रीस के बीच में भूमध्य सागर में बहुत भयंकर लड़ाई हो गई थी, और ये हो गया था कि बड़ी लड़ाई होने वाली है, जिसमें तुर्की ने भी बहुत सख्त बड़े बयान जारी किए थे, और वैसे ही कुछ बयान ग्रीस के समर्थन में फ्रांस ने भी जारी किए थे। तो मामला चला था, नेगोशिएशन टेबल पे आया था, फिर सुलझ गया था। तो कुल मिला के ये जो मध्य पूर्व का जो भूमध्य सागर का इलाका है, यहाँ पे तुर्की एक बड़ा प्लेयर है और वो भारत के खिलाफ रहता है। तो यकीनन भारत को उसके खिलाफ कुछ लामबंदी करनी चाहिए, कुछ खेमेबंदी करनी चाहिए, अपने खेमे के व्यक्ति इकट्ठे करने चाहिए, देश इकट्ठे करने चाहिए, संगठन इकट्ठे करने चाहिए, ताकि वो भारत के हितों पर चोट ना कर सके। तो जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो में कहते हैं कि मुद्दा क्या है, और उस मुद्दे में जो दूसरा देश है उसके हित क्या है, उसके कंसर्न क्या है, और भारत के हित और कंसर्न क्या है, इन सब चीजों को हम एक साथ पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी मुद्दा हो विदेश नीति का, अगर उसके अंदर अमेरिका और चीन का एंगल ना हो तो वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर में ये 2 बड़े प्लेयर हैं और ये अपनी अपनी भूमिकाएं देखते हैं। तो ऐसे इस मध्य पूर्व के इलाके में यूएसए की क्या भूमिका है, चीन की भी क्या भूमिका है, हम देखते हैं। और जो चीन की भूमिका होती है वो भारत को देखना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि भारत के हितों के विरुद्ध आज के वक्त दुनिया में कोई सबसे ज्यादा कदम उठा रहा है तो वो यकीनन चीन है। तो हम इस मुद्दे पे भी देखेंगे। अब बात क्या है, बात इस पे आते हैं कि तुर्की ने भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर मुद्दे पर बोला था। तुर्की क्यों बोल रहा है? क्यों मालदीव का राष्ट्रपति पहले तुर्की जा रहा है? ये जो 370 हटने के बाद में तुर्की इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है? पहला बड़ा कारण यह है कि तुर्की की जो भौगोलिक और सामरिक स्थिति है वो बहुत शानदार है। मतलब कुदरत ने उसको बहुत शानदार चीजें दी है। जैसे ये इलाका तुर्की का है, और जब मैंने यूक्रेन मुद्दे को आपको तसल्ली से समझाया था तब मैंने बताया था ये ब्लैक सागर है, ये सी ऑफ एजोव है, और ये आपका भूमध्य सागर वाला इलाका आता है। यहाँ बास्पोरस जल संधि है या डर्डनीज जल संधि है, जिसके द्वारा रूस यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। अब क्या है कि तुर्की के पास बहुत बड़ी ओटोमन साम्राज्य की विरासत थी। 2 लाइनों में बात को समझिए। तुर्की के पास ओटोमन साम्राज्य की बहुत बड़ी विरासत थी। अब रिसेप तैयब अर्दोगान के नेतृत्व में तुर्की वापिस उस ओटोमन साम्राज्य की खलीफा की जो विरासत है ना, उस हेजेमोनी को वो आगे ले जाना चाहता है और बताना चाहता है कि इस्लामी जगत का नेता मैं हूं, उसका झंडा उठाने वाला मैं हूं। तो वो खुद को बड़ा स्थापित करना चाहता है। ठीक है, तुर्की पहले जब कमजोर होता था, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि तुर्की जब कमजोर होता था तो इस इलाके पे पूरा उसका राज था। ठीक है,
अब तुर्की जो कमजोर हुआ तो नजर पड़ी रूस की, क्योंकि रूस ये चाह रहा था कि काला सागर के माध्यम से मैं भूमध्य सागर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता हूं। तो वो ब्रिटेन को बहुत बार कहता था आओ तुर्की को बांट ले, लेकिन ब्रिटेन को पता था कि अगर तुर्की को बांट लिया और रूस का हिस्सा कुछ यहां पे चला गया तो रूस भूमध्य सागर पे मजबूत हो जाएगा और वो उसके एशिया में और अफ्रीका में जो कॉलोनी है उन पे संकट पैदा कर देगा। तो ब्रिटेन ने कभी नहीं चाहा कि रूस इधर आए, एक नंबर बात। अब क्या है, तुर्की स्ट्रांग हो तो यहां पे ब्रिटेन और यूएसए के और पश्चिमी देशों के जो भी हित है ना, वो तुर्की क्या कर रहा है, उन हितों पे चोट कर रहा है। आ रही है बात समझ में? ये बहुत पुराना गेम चल रहा है। इस इलाके के अंदर पहले बहुत बड़ी सामरिक स्थितियां, सामरिक चुनौतियां रही हुई है, अब वो मुद्दे वापस उभर के आ रहे हैं। तुर्की खुद को इस्लामी जगत का नेता बनाना चाह रहा है, साथ में भूमध्य सागर में अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है। अब भारत के पास ये नब्ज है कि तुर्की यहां पे कुछ ना कुछ कर रहा है, और अगर तुर्की कश्मीर मुद्दे पे बोलेगा तो भारत इसकी ये नब्ज दबा देगा, ये टेंटुआ दबा देगा। इसीलिए भारत क्या कर रहा है कि आर्मेनिया अजरबैजान के मुद्दे पर जब अजरबैजान का साथ तुर्की देता है तो भारत आर्मेनिया को हथियार दे देता है। ऐसे ही ग्रीस और तुर्की के अंदर जब यहां के द्वीपों के लिए कोई लड़ाई होती है या संघर्ष होता है तो उसमें वो ग्रीस का समर्थन करता है, और ग्रीस और फ्रांस दोनों मिलकर तुर्की के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करते हैं। ग्रीस और तुर्की वो देश है, जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे तो पूरी दुनिया ने भारत के खिलाफ प्रतिबंध जारी किए थे, लेकिन ग्रीस ने समर्थन किया था और फ्रांस ने भी समर्थन किया था। अब सोच के देखिए, वो जो गहरे मित्र हैं, वो गहरे मित्र तुर्की के विरुद्ध यहां पे बैठे हैं। अब यहां पे ग्रीस का साथ देने वाले और भी बहुत सारे देश है, संयुक्त अरब अमीरात भी है, कतर भी है, यहां पे अभी मिस्र के साथ इनका एक समझौता हुआ है, और लीबिया का एक गुट है, क्योंकि लीबिया में गद्दाफी जाने के बाद बहुत सारी जो जनजातीय लोग हैं वो आपस में गुटों के हिसाब से गृह युद्ध में उलझे हुए हैं। तो एक लीबिया का ग्रुप भी ग्रीस के साथ है। तो कुल मिला के तुर्की को यहां पे घेर नहीं लिया। इससे ठीक पहले जब प्रीलिम्स पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री ने ग्रीस का दौरा किया था। ठीक 40 साल बाद 1983 के बाद जब इंदिरा गांधी गई थी, उसके बाद में कोई भारत का प्रधानमंत्री वहां पे गया था। तो वहां पे 3 ऐसे पोर्ट थे जिन पोर्ट के ऊपर भारत ने अपनी वोलोस और ओकोवाला, इसलिए कि अगर पोर्ट भारत को मिल जाए तो भूमध्य सागर में भारत के हित भी क्या होंगे, सुनिश्चित होंगे। तो इन 2 पोर्ट के लिए गया था। एक पोर्ट और था अलेक्जेंडर पोली। इसके अलावा एक पोर्ट और है, जब हमने प्रीलिम्स में पढ़ा था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आईमैक पढ़ा था, तब वो आईमैक क्या था कि इंडिया से लेकर मुंबई से लेकर ये जो यहाँ पे जबेल अली है, जबेल अली से लेकर हाइफा और हाइफा से लेकर पेरेयस, ये जो पोर्ट है किसका, ग्रीस का है। अब इन 4 पोर्ट के थ्रू भारत का यूरोप तक कनेक्शन हो रहा है, तो ग्रीस भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब ग्रीस के जरिए भारत तुर्की को काउंटर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुर्की मालदीव चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खेमेबंदी कर रहा है, तो भारत भी तुर्की की नब्ज कहां पे पकड़ रहा है, भूमध्य सागर में पकड़ रहा है। क्योंकि तुर्की चाहता है कि भूमध्य सागर में उसके दबदबे हो और वो खुद को इस्लामी जगत का नेता सिद्ध करे। अब भारत के मध्य पूर्व में और खासकर मोदी जी के आने के बाद मध्य पूर्व भारत की प्राथमिकता में बहुत ज्यादा रहे। कतर के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते, सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे रिश्ते, आपके ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते, और इवन इजराइल के साथ। जैसा कि मैंने आपको जब इजराइल संकट बताया था तब मैंने आपको ये बात बताई थी, भारत के जो रिश्ते वो बहुआयामी संतुलन के हैं। चाहे इजराइल की ईरान की नहीं बनती हो, लेकिन भारत की इजराइल से भी बनती है, भारत की ईरान के साथ भी बनती है। तो भारत ने ये बहुआयामी संतुलन रखा है। अब क्या है कि भारत वही बहुआयामी संतुलन भूमध्य सागर में रखकर तुर्की को काउंटर करना चाह रहा है। तो जो तुर्की की नब्ज है ना, वो इस भूमध्य सागर वाले इलाके में है, और इसीलिए तुर्की क्या है, बिलबिला रहा है। तुर्की क्या कर रहा है, भारत के खिलाफ बयानबाजी जारी कर रहा है। अब मध्य पूर्व के अंदर ऐसे क्या भारत के हित है? मुख्य बात तो यही है ना कि हम भारत के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। आखिर किसी भी देश की विदेश नीति होती है वो तो इसके इंटरेस्ट के लिए होती है ना। क्या इंटरेस्ट है? ऊर्जा। मध्य पूर्व का जो इलाका है, गैस पेट्रोल डीजल इन सब का बड़ा इलाका है, और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को यहां से पूरा करता है। सुरक्षा, बहुत सारे जो भी टेररिस्ट संगठन है
वो उनकी यहाँ से फंडिंग आती है या उनके यहाँ पे अड्डे हैं, तो यहाँ पे जो खुफिया सूचना मिलती है, खासकर जैसे संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, वो भारत को ऐसी बहुत सारी खुफिया सूचनाएं प्रदान करते हैं। भारत के बहुत सारे प्रवासी लोग यहाँ पे रहते हैं। मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ। प्रवासी लोग रहते हैं तो उनकी रेमिटेंस का मुद्दा है, वो भारत में रेमिटेंस भेजते हैं। उन प्रवासी लोगों की सुरक्षा का मुद्दा है। या फिर इस इलाके के अंदर ये जो नॉर्थ अफ्रीका का इलाका है, या ये जो मध्य पूर्व का इलाका है, पश्चिमी एशिया का इलाका है, यहाँ पे जो छोटे छोटे देश है, वो भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में लॉबी का काम कर सकते हैं, या पर्यावरण के मुद्दे पर भारत का साथ दे सकते हैं, या संयुक्त राष्ट्र ये जो विश्व व्यापार संगठन है वहां पर भी भारत का साथ दे सकते हैं। जैसे अभी अभी थाईलैंड ने मुद्दा उठाया है, तो ऐसे मुद्दे के अंदर क्या है, ये जो लोग है ना वो भारत का क्या देंगे, साथ देंगे। तो भारत के बहुत सारे हित है, बहुआयामी हित है। ऊर्जा हुआ, सुरक्षा हुआ, निवेश हुआ, आपके प्रवासियों की सुरक्षा हुई, आपके रेमिटेंस का मुद्दा हुआ, आपका पर्यावरण का मुद्दा हुआ, आपके व्यापार का मुद्दा हुआ, आपके संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का मुद्दा हुआ। तो ये सभी मुद्दे भारत के लिए जुड़े हुए हैं, और भारत इन ये तो मुद्दे तो मल्टी डायमेंशन हो गए ना, तो सभी के साथ हमें अच्छे रिश्ते, एक संतुलन की नीति का पालन करना है, और साथ में जो हमारे खिलाफ खुल के खेमेबंदी कर रहा है उसकी नब्ज को क्या करना है, हमें दबा के रखना है। अब हम बात करते हैं कि तुर्की क्या पुराने समय से ही, देश की आजादी के बाद से ही भारत के पीछे लगा हुआ है। देखो मजे की बात यह है कि पहले तुर्की था पश्चिमी ग्रुप में, जैसे नेटो के अंदर ये शामिल हो गया था। फिर एक बगदाद पैक्ट आया था 1955 के अंदर, ये ईरान वगैरह ये देश शामिल थे। तो ये जो सेंट्रल एशिया के देश थे ये शामिल हुए थे, किस लिए कि गुटनिरपेक्ष देशों का विरोध करने के लिए, तो भारत का विरोध करते थे। फिर बगदाद पैक्ट में से ईरान बाहर चला गया था। फिर बना था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो सेंटो में भी ये शामिल रहा था। तो गुटनिरपेक्ष नीति में जब भारत था तो ये भारत का विरोध करता था। अब बाद में एक आदमी हो रहा था, एजिवेत प्रधानमंत्री आए थे तुर्की के, जो भारत के साथ वाकई अच्छे हित चाहते थे। लेकिन उसके बाद हालांकि व्यापारिक रिश्ते हमारे सुधरे थे, और रिसेप तैयब अर्दोगान का जो पहला 10 साल का 12 साल का पीरियड था उसमें उन्होंने भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखे थे। लेकिन अब वो अपनी पॉलिटिक्स में रिलीजन को बीच में लेके आ गए, और वो इस्लामिक जो छवि है ना उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाह रहे हैं। तो इस चक्कर में क्या है, व्यापारिक रिश्ते तो भारत के साथ बढ़े हैं, लेकिन ये जो कश्मीर का मुद्दा है ना, इसके कारण क्या है कि हमारे रिश्तों के अंदर खटास है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो भारत ये चाह रहा है कि तुर्की को क्या किया जाए, भूमध्य सागर में ही काउंटर किया जाए। तो भूमध्य सागर में काउंटर करने के मोटे मोटे मुद्दे क्या हो गए कि हमने आर्मेनिया का साथ दिया है, क्योंकि तुर्की किसका दे रहा है, अजरबैजान का साथ दे रहा है। तुर्की और ग्रीस के बीच में भूमध्य सागर के साइप्रस और जैसे बहुत सारे टापू है वहां पे विवाद चल रहा है, तो वहां पे भारत, तुर्की, ग्रीस का, फ्रांस का साथ देता है। तो भूमध्य सागर में ये जो ग्रीस हुआ, फ्रांस हुआ, मिस्र हुआ, लीबिया का एक ग्रुप हुआ, कतर हुआ, संयुक्त अरब अमीरात हुआ, ये जो ग्रुप बना है, भारत इस ग्रुप को क्या करता है, सपोर्ट करता है। किस लिए, तुर्की को काउंटर करने के लिए। क्योंकि मैंने बताया था कि तुर्की मालदीव, चीन, पाकिस्तान, अजरबैजान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ क्या कर रहा है, खेमेबंदी कर रहा है। तुर्की ने अपने इलाके के अंदर बहुत सारे दुश्मन पाल लिए, मतलब वो अलग अलग मुद्दों पे लड़ता रहता है। यूएसए के साथ भी उसके अलग पंगे चल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के मुद्दे के ऊपर वो पश्चिमी देशों के साथ भी भिड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ अब मैंने आपको बताया जैसे ये ग्रीस के साथ भिड़ा पड़ा है, फिर अजरबैजान के साथ भिड़ा पड़ा है, ऐसे ही वो मिस्र के साथ भी तनाव रख रहा है, ऐसे ही वो लीबिया में जो विभिन्न ये जो जनजातियों के बीच में गृह युद्ध चल रहा है, तो वो एक पक्ष ले रहा है, तो दूसरा पक्ष तो अपने आप तुर्की का विरोधी हो गया। तो तुर्की ने अलग अलग पंगे ले रखे, और रिसेप तैयब अर्दोगान ने पश्चिमी देशों के खिलाफ कुछ ज्यादा ही टफ स्टैंड ले रखा है, तो उन्होंने तुर्की पे प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। तो तुर्की की आर्थिक हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। तो भारत ये चाह रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर जो तुर्की बार बार एक स्टैंड ले रहा है, तो तुर्की को न कहीं उसकी नब्ज दबाई जाए और उसको कमजोर रखा जाए। तो सिलसिलेवार तरीके से हम इन मुद्दों पर बात करते हैं। ये आईमैक है जो कि भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कि भारत के बंबई पोर्ट से, फिर ये जो जबेल अली पोर्ट है सऊदी अरब का, फिर वहां से होते हुए इजराइल का हाइफा पोर्ट, और फिर ये पायरेस पोर्ट है, कहाँ का, ग्रीस का है। और मोदी जी ने 2023 में यहाँ पे जो 2 पोर्ट थे उनके अंदर अपनी दिलचस्पी दिखाई थी, ताकि इन पोर्ट का क्या किया जा सके, इनमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया जा सके। जैसे हाइपा के अंदर अडानी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ऐसी कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ले, तो आप देखिए कि फिर ये दूरी इस इलाके के अंदर भारत की सामरिक उपस्थिति है ना वो बढ़ जाएगी, और भारत अपने हितों को यहाँ पे क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित कर सकता है। तो सिलसिलेवार तरीके से हम इन पॉइंटों को पढ़ने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए
ये मैप है, ब्लैक सी है, सी ऑफ एजोव है, और ये डेडली जल संधि है, ये बास्पोरस जल संधि है। मैंने बहुत बार इनके बारे में आपको मैंने बता दिया है। ये तुर्की हो गया, ठीक है, और ये इधर ग्रीस का इलाका हो गया। ये बहुत खूबसूरत फोटो है, यहाँ पे देखिए, मैप से ली गई है गूगल से, एकदम उबर की फोटो आई हुई है, दिखाई दे रहा है। ये भूमध्य सागर एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, बहुत ही बेहतरीन फोटो है, मैंने गूगल से ली थी, थैंक्स टू गूगल। फिर उसके बाद आगे आते हैं, ये जो इलाका है, इस इलाके के अंदर क्या बात हुई थी कि इस इलाके के अंदर 2020-21 के अंदर तुर्की और ग्रीस के बीच में बहुत विवाद हुआ था, और मैंने आपको बताया था इस विवाद के अंदर फ्रांस एकदम खुलेआम ग्रीस के सामने आ गया था। और फ्रांस ग्रीस भारत के लिए इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि 1998 में जब पूरी दुनिया ने परमाणु परीक्षण में भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाए, तो इन देशों ने भारत का खुल के क्या किया था? समर्थन किया था। ये जो दूसरा मैप है, इसको और गौर से देखिए। मैंने ये बताया था कि ये ग्रीस हो गया, ये तुर्की। इजिप्ट का क्या है? ग्रीस के साथ एक समझौता है। लीबिया का एक संगठन है, वो क्या है? ग्रीस के साथ है। तो ये जो पूरा इलाका है ना, इस इलाके के अंदर भी एक खेमेबंदी चल रही है, और इस इलाके के अंदर गैस मिल रही है। तो प्राकृतिक गैस के लिए नए नए रिसोर्स ढूंढने के लिए वहां पे जो ये जो अन्वेषक जहाज होते हैं, समुद्री जहाज, वो यहाँ पे गैस को खोज रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इन देशों ने मिलकर भूमध्य सागर गैस फोरम बनाया, और उस फोरम में तुर्की को क्या कर दिया बाहर। अब तुर्की ये चाह रहा था कि मैं तो भूमध्य सागर का ठेकेदार बनूंगा और मैं अपना दबदबा रखना चाहता हूं, और इन लोगों ने भूमध्य सागर गैस फोरम से ही तुर्की को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। इसीलिए कह रहा हूं कि ये है वो नब्ज है तुर्की की, जो भारत क्या कर रहा है, बार बार दबा रहा है। चलिए पढ़ते हैं आगे। तुर्की की अहमियत क्या है? पहली बात, तुर्की की अहमियत क्या है कि तुर्की आधा यूरोप में और आधा एशिया में, जैसा कि मैप में आप देख रहे हो, ये मैप देखिए, ये इधर की साइड एशिया में आ गया, इधर ये क्या आ गया? यूरोप में आ गया। अब देखो, यहाँ पे रूस वाला इलाका भी है, यूक्रेन वाला भी इलाका है, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस भी टच में हो गया, इधर सीरिया आ गया। तो ये जो इलाका है, ये देखिए, अब क्या है ना, तुर्की की सामरिक स्थिति कितनी इंपॉर्टेंट होगी कि आधा यूरोप में हो गया और आधा एशिया में हो गया। इजराइल भी इसके पास में आ गया, लेबनान भी इसके पास में आ गया। तो जो दुनिया की आधी से ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है, तुर्की उस जगह पे है। इसीलिए तुर्की की इंपॉर्टेंस बनी हुई है, और तुर्की की इंपॉर्टेंस हमेशा से बनी हुई है। हमने जब पुनर्जागरण पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, ऐसी सब चीजें हुई, ओटोमन साम्राज्य का उदय हुआ, और ओटोमन साम्राज्य ने 4 या 5 सदी तक पूरी दुनिया पर, आधी दुनिया पर अपनी हुकूमतें स्थापित की थी। तो क्या है, तुर्की की जो सामरिक स्थिति है ना, वो तुर्की को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। दुनिया के बेहतरीन समुद्री जलमार्गों पर ये स्थित है, जैसे बास्पोरस जल संधि हुई, डेडली जल संधि हुई, आपका ब्लैक सी हुआ, आपके भूमध्य सागर हुआ, भूमध्य सागर में जो एजियन सी हुआ, इस जगह पे ये तुर्की है। तो इसीलिए तुर्की की इंपॉर्टेंस हमेशा बढ़ती रही है, और प्राचीन ओटोमन साम्राज्य की विरासत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस्लामिक इतिहास के अंदर 4 बड़े खलीफा हुए थे। एक तो सीरिया के दमिश्क में हुआ था, एक मिस्र के काहिरा में हुआ था, एक इराक के बगदाद में हुआ था, और एक आपके जो अभी भी ओटोमन साम्राज्य तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था। तो अभी मतलब 125 साल पहले की बात है। तो क्या है कि उस ओटोमन साम्राज्य की लिगेसी को है ना, तुर्की चाहता है कि मैं आगे करूं, कंटिन्यू करूं। तो वो ये चाहता है कि इस्लामिक जगत का मैं नेता बनूं, ताकि मेरा दबदबा बढ़े, और साथ में जो मेरी सामरिक स्थिति है भूमध्य सागर में, वहां पे भी मेरा क्या बढ़े? दबदबा बढ़े। तो ये क्या चाह रहा है? रिचब तैयब अर्दोगान साहब ये चाह रहे हैं कि अतीत को मैं क्या बदल दूं, हकीकत में बदल दूं। अतीत को क्या बदल दूं? हकीकत में। एक ये जो ओटोमन साम्राज्य था, उसके ऊपर एक सीरियल भी आता है तुर्कनेल नाम से, उसके बहुत सारे शॉर्ट्स सोशल मीडिया पे बहुत चलते हैं। वो ऐसे दाढ़ी से बढ़ा के रखता है, कभी पिताजी पे शेर आता है उसका, कभी माताजी पे आता है। और उस जो सीरियल है ना, उस सीरियल को ये आपके इमरान खान साहब ने भी बहुत प्रमोट किया था, और रिचब तैयब अर्दोगान साहब ने भी बहुत प्रमोट किया था। तो क्या करना चाह रहे हैं कि ये अतीत को हकीकत में बदलना चाह रहे हैं, उस विरासत को जनता के दिमाग में वापस क्या करना चाह रहे हैं? जिंदा करना चाह रहे हैं। अरब सागर में मालदीव से पिंगे बढ़ा रहा है, यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के साथ ये जा रहा है, पश्चिमी एशिया में ये अजरबैजान के साथ जा रहा है, एशिया में चीन और पाकिस्तान के साथ सामरिक रिश्तों पर जोर दे रहा है। तो तुर्की भी क्या कर रहा है कि बहुआयामी रिश्ते बनाना चाह रहा है, क्योंकि बड़ा प्लेयर बनना है तो आपको बड़े
संबंध रखने पड़ेंगे बड़े देशों के साथ में। तो ये तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि ये पंगे भी ज़्यादा ले रहा है। तो ज़्यादा पंगे लोगे तो ज़्यादा दुश्मन लोगे। तो ये हमने जो वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि भूमध्य सागर में जब भूमध्य सागर गैस रिफॉर्म फोरम बना था, उसमें भी तुर्की को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये इसके पड़ोसियों के साथ रिश्ते क्या है, बेहतर नहीं है। और पहली बात तो है कि ये खुद इस्लामिक जगत का नेता बनना चाहता है। अब इस्लामिक जगत का बड़ा नेता तो सऊदी अरब है, क्योंकि जो इस्लामिक जगत की जो पवित्र दो मस्जिद है मक्का और मदीना वो सऊदी में है, और दूसरा इस्लामिक जगत का नेता ईरान बनना चाह रहा है। अब ये आ गया तो मतलब न तो ईरान इसे पसंद करेगा और न इसे क्या करेगा, सऊदी अरब पसंद करेगा। तो ये अपनी दुश्मनी क्या है, कुछ हद से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। भारत के हित क्या है, ये बात तो शायद हर वीडियो में बार बार करता हूँ। ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार कि ये जो अरब देश के जो बड़े शेख हैं वो भारत के अंदर पेट्रोल और भी अन्य सेक्टर में क्या कर रहे हैं, अनेक अनेक स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भारत के जो प्रवासी लोग वहाँ पे जाके कमाई करते हैं तो वो रेमिटेंस पहुँचाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे प्रवासी हैं, उनकी सुरक्षा का मुद्दा हुआ, जैसे यमन के अंदर सुरक्षा का मुद्दा हो गया था, कोरोना के समय सुरक्षा का मुद्दा हो गया था। ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के जो मुद्दे होते हैं वहाँ पे ये पश्चिमी एशिया के अंदर, मध्य पूर्व के अंदर, उत्तरी अफ्रीका के अंदर जो विकासशील देश है वो अक्सर भारत का पक्ष ज़्यादा लेते हैं। पर्यावरण हो गया, व्यापार हो गया, इन सब मुद्दों पे क्या है, हमें इस इलाके के अंदर, मध्य पूर्व के अंदर जो भी देश है वो देश हमारे लिए बड़े दोस्त के तौर पर रहे तो हमारी अहमियत है वो मध्य पूर्व में और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में अहमियत बढ़ जाएगी। व्यापार की बात करें तो मैंने आपको आईमैक बताया था, अगर हमारे मध्य पूर्व में रिश्ते बेहतर रहेंगे तो जो आईमैक का जो ड्रीम है वो हमारा पूरा हो सकता है। ठीक है, भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर आईमैक, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस ये पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि आईमैक के फायदे क्या है, पोटेंशियल क्या है और आईमैक के सामने चुनौतियां क्या क्या है। देखो बड़ी चुनौती तो एक ही होगी कि इजराइल में रोज लठ बजते रहते हैं तो कैसे हाइपा काम करेगा। ठीक है, और यमन के अंदर रोज लठ बज रहे हैं तो कैसे आईमैक काम करेगा। तो ये जो चुनौतियां हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। और फायदे क्या है, फायदे तो यकीनन ये है कि व्यापार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो रोजगारी बढ़ेगी, आर्थिक विकास बढ़ेगा, भारत की ताकत बढ़ेगी, ये सब चीजें तो है ही। भारत क्या कर रहा है, आर्मेनिया के साथ संबंध बढ़ा रहा है और ग्रीस के साथ संबंध बढ़ा रहा है तुर्की को काउंटर करने के लिए। मैंने आपको बता दिया ग्रीस और तुर्की संकट मैंने आपको ढंग से समझा दिया कि भूमध्य सागर में जो छोटे द्वीप है और वहां पे जो गैस का दोहन है और जो ऊर्जा का विवाद है वो इनके लिए बड़ा विवाद बन चुका है। और 2-3 साल पहले इनके आपस में ये हो गया था कि युद्ध भी हो सकता है जब फ्रांस ने खुलेआम ग्रीस का पक्ष लिया था। अब भारत की जो बहुआयामी संतुलन की नीति है ना, उसका एक गजब सा उदाहरण देखो कि आर्मेनिया का भारत पक्ष लेता है और आर्मेनिया की दोस्ती किससे ज्यादा है, रूस से ज्यादा है। इधर भारत किसका पक्ष ले रहा है, ग्रीस का पक्ष ले रहा है। और ग्रीस यहां पे नाटो, अमेरिका और फ्रांस से उसका रिश्ता ज्यादा है। मतलब क्या है कि पश्चिमी देशों और रूस के बीच में नहीं बनती, लेकिन रूस की आर्मेनिया से बनती है, उसके साथ भी भारत की बनती है, और पश्चिमी देश की ग्रीस के साथ बनती है, उसकी भी भारत के साथ बनती है। मतलब भारत बहुआयामी संतुलन की जो नीति है अपने विदेश नीति के अंदर, वो कितने बेहतरीन तरीके से प्ले कर रहा है, ये हमें भूमध्य सागर के देशों के अंदर देखने को पता चल रहा है। भूमध्य सागरीय गैस फोरम मैंने आपको बताया था कि ये जो भूमध्य सागर में जो देश थे उन्होंने क्या किया था, तुर्की को इससे बाहर कर दिया था। ग्रीस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और लीबिया के एक ग्रुप का गठबंधन है भूमध्य सागर में, जो क्या कर रहे हैं, तुर्की को क्या कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, और भारत इनको क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। ये भी मैंने आपको तसल्ली से बता दिया था। भारत के कदम क्या है, मैंने बताया आईमैक। तो मुंबई से उगते हुए भाई साहब आप जेबेल अली पोर्ट जाओ जो सऊदी अरब में, हाइपा जाओ जो कहाँ पे, इजराइल में, और प्रेस पोर्ट कहाँ पे, ग्रीस में। भूमध्य सागर का आ गया ना पोर्ट, तो भूमध्य सागर भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और क्या है, आईमैक बन जाएगा ना तो जो स्वेज के नहर के अंदर जो एक बड़ा दबाव है रूट का, जो ट्रेड रूट बना हुआ है, तो आईमैक बन जाएगा तो वहाँ पे भी वो ट्रेड रूट क्या होगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा, उस पर दबाव कम हो जाएगा और वहाँ पे भी चीज़ें द्रुत गति से या तेज गति से वहाँ पे व्यापार होगा, परिवहन होगा। अभी भी एक पनामा नहर पे भी विवाद चल रहा है, उसके बारे में हम कल या परसों बात करेंगे। ग्रीस का कवाला और वोलोस और अलेक्जेंडर पोली, ये सिकंदर पोली मतलब अलेक्जेंडर पोली, ये 3 पोर्ट है जहाँ पे भारत ने अपने इन्वेस्टमेंट दिखाए। प्राइवेट सेक्टर कह रहा है, खासकर अडानी ग्रुप ये कह रहा है, जो अडानी का जो पोर्ट वाला जो कंपनी है वो ये कह रही है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर
हाइपा के अंदर अडानी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर दे तो भूमध्य सागर में भारत एक बड़ा प्लेयर बन जाएगा। और हम बार बार देख रहे हैं कि 2014 के बाद से मोदी जी की मुख्य प्राथमिकता में क्या रहा है, मध्य पूर्व रहा है। आर्मेनिया अजरबैजान लड़ाई में आर्मेनिया को हमने हथियार दिया है। मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और कतर से हमारे क्या है, बहुआयामी बेहतरीन संबंध है, जो मैं बता रहा हूं कि तुर्की को काउंटर करने के लिए। तुर्की के साथ रिश्तों का इतिहास क्या रहा था, मैंने आपको बताया था कि तुर्की जब भारत गुटनिरपेक्ष की नीति का पालन करता था आज़ादी के बाद में, तो पश्चिमी देशों का एक तरीके से खिलौना था, पश्चिमी देशों के इशारों पे खेलता था और भारत का विरोध करता था। नेटो में भी शामिल हुआ था, 1955 में बगदाद पैक्ट में शामिल हुआ और बगदाद पैक्ट में फिर ईरान बाहर चला गया था, तो बगदाद पैक्ट को फिर सेंटो बना दिया था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बना था 1955 में और ये बना था 1959 में, और भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के विरोध में ये खड़ा हो जाता था। एक आदमी था बुलंद एजेमत, जो एकमात्र भारत समर्थक तुर्की प्रधानमंत्री था, और रिसेप तैयब एर्दोगान का जो पहला दौर था 10-12 साल का, उसमें भी भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे रहे थे। लेकिन अब जब उसने ज़्यादा धर्म आधारित अपनी राजनीति शुरू की है, जो ये खलीफा को वापस पुनर्जीवित करने के जो उसके सपने हैं, इस्लामी जगत का नेता बनने की उसके जो सपने हैं, तब से क्या है कि उसके साथ रिश्ते हमारे बिगड़ रहे हैं। हालांकि व्यापारिक रिश्ते हमारे अभी भी बढ़ रहे हैं, और जब तुर्की में भयानक भूकंप आया था पिछले साल, तो हमने तुर्की को बहुत ज़्यादा मदद भी की थी। और इसके साथ साथ भारत तुर्की को काउंटर करने के लिए 1983 के बाद में, 40 साल बाद, इंदिरा गांधी के बाद में मोदी जी ग्रीस गए थे, और वो जो मैंने आपको बताए थे कि 2 पोर्ट थे, कवाला और वोलोस, वहाँ पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की रुचि जाहिर की थी। तो कुल मिला के साथ ये बात ये है कि भूमध्य सागर का इलाका वो नब्ज है जहाँ पे हम तुर्की को काउंटर कर सकते हैं। तुर्की पिछले जब 370 हटने के बाद में भारत के विरुद्ध जो ग्रुप बन रहा है, उस ग्रुप के अंदर एक बड़ा प्लेयर बन रहा है। जैसा कि हमने जब मालदीव का वीडियो पढ़ा था, तो मैंने कहा था मालदीव के राष्ट्रपति ने तुर्की का दौरा किया था, और तभी मैंने आपको बताया था कि तुर्की भारत के विरुद्ध और भी कदम उठा सकता है। तो और उससे पहले जब मैंने मालदीव के चुनाव का वीडियो बनाया था, तब भी मैंने आपको कहा था कि तुर्की एक बड़ा प्लेयर है भारत के विरुद्ध जो ग्रुप बन रहे हैं उनके अंदर। तो भारत भी उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या कर रहा है, भारत उसकी कौन कौन सी नब्ज को दबा रहा है, उसके बारे में हमने तसल्ली से बात की है। आईमेक क्या है, इसको आप तसल्ली से पढ़ना। हमने 1947 के बाद से जो तुर्की के साथ रिश्ते रहे हुए हैं उनके बारे में भी समझा है, और कौन कौन से वो डायमेंशन है जहाँ पे तुर्की के साथ भारत का विवाद है, और भारत तुर्की को कैसे एड्रेस कर रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।